हेलो एवरीवन। ये नया ड्रामा इस तरह से स्टार्ट होता है कि एक बूढ़ी सी लेडी जो बस में सफ़र कर रही थी, उसके साथ में एक और लेडी बैठी हुई थी। वो उसे कहती है कि आप प्लीज़ मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं अभी वॉशरूम से होकर आई। अब वो तो वहाँ से चली गई थी और उसके बाद कुछ गुंडे उस बस में एंटर होते हैं जो कि इसी तलाश में थे कि एक यंग लेडी एक बच्चे के साथ इस बस में ट्रैवल कर रही है, हमें उसे पकड़ना है। यहाँ पर वो बूढ़ी लेडी, जिसको हम अब ग्रैंड माँ बोलेंगे, वो उस बच्चे को छुपा लेती हैं और फिर उस बच्चे की मामा कभी भी वापस नहीं आई थी। एक्चुअली वो एक बेबी गर्ल थी। और जिस तरह से टाइम बीत जाता है और ईयर 2023 पहुंच जाता है और हमें दिखाते हैं कि उस लड़की का नाम केओ है। वही छोटी सी बच्ची अब बहुत बड़ी हो चुकी है और वो एक कैफे पर बारिस्ता की जॉब कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बहुत मेहनत करती है अपनी ग्रैंड माँ का ख्याल रखने के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है। वो 3 पार्ट टाइम जॉब्स करती है। जबकि उसी टाइम पर हमें हमारे मेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम तियान है। वो आजकल कुछ लैंड खरीदने की कोशिश में था। वो अपने डैड को ये प्रूव करना चाहता था कि वो भी अच्छे से बिजनेस कर सकता है। एक्चुअली उसके डैड बहुत गुस्से वाले थे और उसके डैड की थॉट्स बहुत कंजर्वेटिव थी और उन्हें अपने बेटे की लिबरल थॉट्स समझ नहीं आती थी। उनको ऐसा लगता था कि उनका बेटा अगर हाथ में बिजनेस लेगा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर खुद को प्रूव करोगे तो ही मैं तुम्हारे आइडियाज में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वरना तुम बेशक खाली हाथ फिरते रहो। उधर कैओ भी अपनी सेकंड पार्ट टाइम जॉब पर काम कर रही थी। वहाँ पर सारे लोग उसका बहुत ख्याल रखते थे। वो बहुत स्वीट और क्यूट सी लड़की थी। अब वो खाना अरेंज करके अपनी ग्रैंड माँ के पास लेकर आती है। ग्रैंड माँ उस टाइम पर उसी का ही वेट कर रही थी क्योंकि उनको मेडिसिन की समझ नहीं आ रही थी कि मैंने अब कौन सी लेनी है। केओ यहाँ पर उनकी हेल्प करती है। ग्रैंड माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में और कोई भी नहीं था। इतने में उनके घर के बाहर तो पहुंच जाता है। तो उस एरिया का एक बहुत बड़ा गुंडा था। ग्रैंड माँ जो पहले बहुत वीक लग रही थी, अब जल्दी जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती हुई तो से मुकाबला करने के लिए आगे आ जाती हैं। एक्चुअली इशू ये था कि तो उस लैंड को खरीदना चाहता था जो कि ग्रैंड माँ की थी। वो बीच पर लगती थी, बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन वो बहुत सस्ते में उनसे खरीदना चाहता था। हर दूसरे तीसरे दिन आता था, उनको डराता था, धमकाता था, ब्लैकमेल करता था, लेकिन ग्रैंड माँ कभी भी नहीं मानती थी। आज वो लड़ते लड़ते केओ को बुरा भला कहने लगता है तो केओ की भी उनसे फाइट हो जाती है। अब बड़ी मुश्किल से ग्रैंड माँ वहाँ बीच बचाव कराती है और तो ये कहकर चला जाता है कि जो मेरा मालिक है मैं उससे बात करूंगा, हो सकता है वो 2-4 मिलियन और बढ़ा दे। लेकिन एक्चुअली वो लैंड 50 मिलियन वर्थ की थी और वो सिर्फ 12 मिलियन ऑफर कर रहे थे। अब थोड़ी देर ग्रैंड माँ के साथ बिताने के बाद केओ अपनी 3rd पार्ट टाइम जॉब पर चली जाती है जो कि रात के टाइम एक ढाबे पर थी। उसी ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट पर आज तियान भी आया हुआ था। तियान को केओ सर्व करती है और बातों बातों में वो उसे बताता है कि मैं इस एरिया का विजिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बिजनेस के लिए कोई जगह खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के लिए कोई अच्छी जगह देख रहा हूँ। इतने में वहाँ पर कुछ आदमी ड्रंक होकर केओ से फ्लर्ट करने लगते हैं। वो चाहते थे कि वो उनके साथ चले। केओ पहले उनके साथ टॉन्ट करने लगती है कि मेरा जो रेट है तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। उसके बाद भी वो लोग जिद करते तो वो उनकी पिटाई करने लगती हैं। अब इस फाइट में केओ बेचारी अकेली थी तो तियान से देखा नहीं जाता, वो उसकी हेल्प करने लगता है और यहाँ पर काफ़ी देर तक फाइट होती रहती है। तियान को काफ़ी चोट भी लगी थी, बेचारे का सर फट गया था। इतने में रेस्टोरेंट ऑनर वहाँ पर आता है और उन गुंडों को, बदमाशों को डरा के वहाँ से भगा देता है और उसके बाद केओ को भी छुट्टी दे देता है। केओ वहाँ से जैसे ही बाहर निकलती है तो खड़ा हुआ था जो कि उसे किडनैप कर लेता है। ये सब होता हुआ तियान ने भी देख लिया था और वो अपनी गाड़ी में उनका पीछा करने लगता है। तो आज यही बोले जा रहा था कि क्यों तुम मुझे लैंड नहीं बेचती, आज मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूंगा, इस तरह से लैंड भी मेरी हो जाएगी। लेकिन क्यों किसी तरह से एक हथियार उठाती है और उनको डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और इन दी एंड तियान भी आगे गाड़ी लेकर पहुंच गया था। इसकी वजह से उन्हें केओ को छोड़ना पड़ता है। केओ फाइट में काफी अच्छी थी, इसी वजह से तो आज उसकी जान बच गई थी। अब वहाँ पर और फाइट होती उससे पहले ही पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन आगे से तो के पास एक सबूत था और वो एविडेंस के तौर पर वही ऑडियो सुनवाने लगता है। केओ ने बोला था कि मेरा रेट बहुत हाई है और इससे ऐसे लगने लगा था कि जैसे केओ एक प्रोस्टिट्यूट है। अब केओ किसी भी और बहस में नहीं पड़ना चाहती थी तो वो कहती है कि मैं कोई भी चार्जेस इनके खिलाफ नहीं लाना चाहती क्योंकि उसके पास एब्डक्शन के कोई सबूत नहीं थे। और इतने में तौर भी वहाँ से चला जाता है कि मैं भी इस मामले को प्रोसीड नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर केओ देखती है तो बेचारे तियान का बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका था। वो परेशान हो जाती है कि मेरी वजह से तुम इस लड़ाई में पड़े और इतने जख्मी भी हो गए हो। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, लेकिन वो बोलता है कि छोटा सा घाव है, खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन केओ उससे कहती है तुम मेरे घर चलो, मैं वहाँ तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूंगी।
और फिर वो उसे अपने साथ लेकर ग्रैंडमा वाले घर पर पहुंच जाती है। ग्रैंडमा जब तियान को देखती है तो बहुत अच्छे से उसका स्वागत करती हैं और साथ में ये भी कहती हैं कि क्यों तुम्हारी ड्रेसिंग कर देगी और मैं तुम्हारा बिस्तर बना देती हूँ। आज रात में ड्राइविंग करना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा और वैसे भी तो तुम्हारा पीछा भी कर सकता है बदला लेने के लिए। अब ग्रैंडमा इतने प्यार से बोल रही थी तो तियान को भी मानना पड़ता है कि वो रात को यहीं रेस्ट करेगा। ग्रैंडमा इतनी स्वीटली उसे ट्रीट कर रही थी और उसके साथ साथ वो इतना ख्याल रखती थी जितना प्यार करती थी केओ को, तो तियान को अपनी यादें आने लगती हैं। उसके डैड उससे बहुत रूड थे। आंटी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी क्योंकि डैड की और बेटे की लड़ाई हो गई थी और बेटा घर छोड़कर जा रहा था, लेकिन डैड उसे रोकने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसे जीने दो और देखो 4 दिन में से दाल और चीनी का भाव पता चल जाएगा। अब इन्हीं यादों के साथ ही तियान शावर लेता है और बाहर आ जाता है। यहाँ पर केओ उसके तियान जब ये सुनता है तो ये सुनकर वो और भी हैरान रह जाता है कि केओ ग्रैंडमा की रियल डॉटर नहीं है, बल्कि उसे कोई बस में छोड़कर चला गया था और तब से लेकर अब तक उन्होंने ही उसे पाला है, बिल्कुल अपनी रियल डॉटर की तरह। उसे तो बस यही सोच आ रही थी कि दुनिया में इस तरह के स्वीट और काइंड लोग भी होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुबह ही सुबह उठ जाता है और ग्रैंडमा की हेल्प करने लगता है क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और उनसे किचन का ज्यादा काम नहीं हो पाता था। ग्रैंडमा भी सोचती है कि तियान कितना कंसिडरेट है, वरना आजकल इस तरह के लड़के कहाँ मिलते हैं। यहाँ पर बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि इसके अपने डैड से लड़ाई हुई है और ये उनके सामने प्रूफ करना चाहता है कि ये भी बिजनेस कर सकता है और आजकल इसी एरिया में कोई लैंड तलाश कर रहा है। एक्चुअली वो एक रिजॉर्ट बनाना चाहता था। अब थोड़ी देर बाद जब कैओ की आंख खुलती है वो बड़े मजे से जमाइयाँ लेती हुई और अंगड़ाइयाँ लेती हुई बाहर आती है। सामने तियान खड़ा हुआ था। ये देखते ही वो बहुत एम्बेरस होती कि सारी पर्सनैलिटी का नाश हो गया था। वो भागती हुई अंदर चली जाती है कि ग्रैंडमा कहाँ चली गई, इसको अकेला यहाँ छोड़ के। मुझे तो याद भी नहीं रहा था कि घर पर कोई गेस्ट है। ग्रैंडमा अपनी फ्रेंड्स के पास चली गई थी जबकि तियान ने ब्रेकफास्ट रेडी किया हुआ था। वो केओ को अपने साथ बिठाता है और उसके बाद वो दोनों नाश्ता करने लगते हैं। केओ बताती है कि थोड़ी ही देर में मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है और इतने में ऊपर से ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। तियान ने भी सोचा था कि वो भी थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ग्रैंडमा उसे कहती हैं कि 1-2 दिन और तुम ठहर जाओ यहीं पर। वैसे भी आज मैं तुम्हारे लिए एक पार्ट टाइम जॉब तलाश करके आई हूँ। उनकी एक फ्रेंड ग्रैनी थी, उनको कुछ काम करने के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत थी, तो वो केओ को कहती है कि तुम काम पर जाते हुए इसे वहाँ छोड़ते आना। अब केओ तियान को लेकर उसी ग्रैनी के घर चली जाती है। वहाँ पर केओ की एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम प्रायो था। प्रायो बहुत ठरकी टाइप की लड़की लग रही थी जो तियान को देखते ही उसको दिल दे बैठी थी। वो तो बार बार तियान के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसके डैड आकर उन दोनों को अलग करते हैं और आगे से ग्रैंडमा डैड को ही डांटने लगती है कि ये तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम पर गई है। इतने में अंकल तियान को अपने साथ बीच पर ले जाते हैं कुछ काम कराने के लिए। यहाँ पर बातों बातों में उनको पता चलता है, यहाँ पर वो तियान को मशवरा भी देते हैं कि अगर इस जगह पर कहीं तुम लैंड खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इन्फ्लुएंशियल पावर होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पैसा ही नहीं। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स भी रहते हैं। इतने में गैंगस्टर से उसे तो याद आता है, तो वो यही बात अंकल को बता देता है कि कल रात तो ने केओ को किडनैप करने की कोशिश करी थी। ये सुनते ही अंकल गुस्से में आ जाते हैं, उनके अंदर का गुंडा जाग उठता है। वो केओ को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह से प्यार करते थे। 2 गन्स उठाते हैं, एक अपने हाथ में पकड़ते हैं और दूसरी तियान को पकड़ा देते हैं। कहते हैं कि आज हम तो को सबक सिखा के ही आएंगे। प्रायो फौरन से केओ को कॉल करती है और उसे ये सब बता देती है। वो भी अपनी जॉब से छुट्टी लेकर तो के घर भागने लगती है। जबकि अंकल और तियान वहां पहुंच तो गए थे, बाद में उनको सोच आई थी कि तो के पास तो बहुत ज्यादा गुंडे हैं, कहीं हम मार ही ना खा बैठे। इतने में तो भी अपने 3-4 गुंडों के साथ उनके सामने आ जाता है और फिर थोड़ी ही देर में बातों बातों के बाद उनकी फाइट होने लगती है। कुछ मार उन्होंने खाई थी, कुछ उनको खिला रहे थे और बस इसी सब में बेचारा तियान तो फंस ही गया था। कल उसने सर फड़वाया था और आज फिर उसे लड़ना पड़ता है। इसी बीच कैओ भी वहाँ पहुँच जाती है और तियान को मार खाने से बचा लेती है और अंकल जाकर अपने लंबे लंबे तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरह से बहादुरी से मैंने तो का मुकाबला करा था। अब कहीं ना कहीं तियान का तो मन इस गाँव में लग गया था। वो बोलता है कि मैं आज वापस नहीं जा रहा, मैं सोच रहा हूँ 2-4 दिन और यहाँ बिताऊं और यहाँ की नेचुरल लाइफ और एनवायरनमेंट को मैं देखना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी की तियान से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अब तियान बहुत सारा सामान लेकर घर पहुंचता है और केओ उसे बताती है कि यहाँ पर ग्रैंडमा कभी कभी बीच वाली लैंड पर कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं और महीनों पहले की हमारी बुकिंग हुई होती है। एक्चुअली ग्रैंडमा बहुत बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए कभी हफ्ते में 1-2 बार ही वो ये इवेंट मैनेज कर पाती हैं। अब तियान और केओ दोनों मिलकर ग्रैंडमा की हेल्प करने लगते हैं। वो लोग बाहर जाकर सारी डेकोरेशन कर रहे थे, टेबल सेट कर रहे थे। ये देखते ही तियान हैरान रह जाता है कि वहाँ पर वो
लोग ऐसी सर्विंग दे रहे थे VIP ट्रीटमेंट की तरह। उसे लग रहा था कि मानो वो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की टेबल सजा रहा है। यहाँ पर वो ग्रैंड माँ की हेल्प के साथ साथ उनसे बातें भी करने लगता है और वो कहता है कि अगर कोई आपकी प्लेस रेंट आउट करना चाहे तो क्या आप उसे देंगी। ग्रैंड माँ तो फौरन समझ गई थी, लेकिन बात इधर उधर कर देती हैं। कहती हैं कि मुझे सारी स्किल्स आती हैं, मैं एक मास्टर शेफ़ भी हूँ। इसके साथ साथ मैंने बहुत 5 स्टार रेस्टोरेंट्स पर काम भी किया है, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब फाइनली जब उनका इवेंट ओवर होता है तो उसके बाद केओ और तियान दोनों वहाँ टेबल्स की सफाई करने लगते हैं और ग्रैंड माँ को रेस्ट के लिए बोल देते हैं। ग्रैंड माँ अंदर जाती हैं, एक रिंग निकाल कर उसे देखती हैं और सोचने लगती हैं कि कब तुम आओगी और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओगी। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और यहाँ के हालात अच्छे नहीं। मेरे मरने के बाद कौन केओ का ख्याल रखेगा। और उसके बाद उनकी नजर पड़ती है तो बाहर तियान और केओ दोनों इकट्ठे बैठे डिनर कर रहे थे। वो दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे और ग्रैंड माँ को भी और सोचें आने लगती हैं कि जैसे तियान उनकी जिंदगी में जिस तरह से अचानक से आया है, शायद वो केओ के लिए बेस्ट मैच है। उधर तियान केओ से कह रहा था कि कल जो ग्रैंड माँ ने तुम्हें ग्रोसरीज लाने को कहा है उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इतना सारा सामान उठवाने में। और वैसे भी ये ना हो वहाँ तो आ जाए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे साथ होना चाहिए। तो आगे से केओ भी मजाक करने लगती है, हाँ ठीक कहा, तो जब तक तुम्हें मारेगा मुझे वहाँ से भागने का समय मिल जाएगा। और वो दोनों इकट्ठे काफी इंजॉय कर रहे थे, उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। और इसके साथ ही पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।